हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग मिल रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर। इंटीरियर किस की बात कर रहे हैं हम? ये इंटीरियर क्या, अपने अर्थ का इंटीरियर, यानी कि हम अपने अर्थ के, जैसे ये मान लो लिथोस्फेयर है, इसके नीचे वाला पार्ट, इसके इंटीरियर, इस पृथ्वी के अंदर की नीचे जितनी भी सारी चीज़ें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एविडेंसेस ऑफ द इंटीरियर, कि इंटीरियर के बारे में हमें बता कौन रहा है। जैसे अगर हम किसी की, जैसे आपका एक दोस्त है, किसी की थर्ड पर्सन की बात बता रहा है, तो किस सोर्स, उसके सोर्स क्या है? सोर्स इंपॉर्टेंट है भाई, हर किसी की बात पर हम यकीन थोड़ी कर सकते हैं। तो सोर्स क्या है? इंटीरियर को यही जानने के लिए हम उसका एविडेंस देखेंगे कि क्या क्या एविडेंस है जिससे हम इंटीरियर का पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम अर्थक्वेक को पढ़ेंगे, भूकंप, अर्थक्वेक, उसको जानेंगे, उसके इफेक्ट्स को जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्केनोस और उसके कुछ लैंडफॉर्म्स। वोल्केनो सब जानते हैं ना, ज्वालामुखी, और वो कुछ लैंडफॉर्म्स बनाता है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जियोमॉर्फोलॉजी का पहला ही चैप्टर है ये अपना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर से। तो ये है अपना कुछ इंटीरियर, किसका? अपने अर्थ का। हम जान रहे हैं ना अपने इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो ये एक डायग्राम बनाया मैंने। जो अपना अर्थ है वो 3 लेयर्स में डिवाइड है। कौन सी लेयर्स में? एक तो क्रस्ट, सेकेंड वन इज मेंटल एंड द थर्ड वन इज कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये अपना इंटीरियर की बात हो रही है। जैसे कि मैं समझाऊं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, जो ये वाला है ना, ये वाला एरिया, ये क्या है? जिसमें हम जब खड़े होते हैं, जो ये पृथ्वी पे जिसमें हम चलते हैं, रोडें हैं, सड़कें हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसको जो हम यहाँ खड़े हैं ना, इसको बोलते हैं क्रस्ट। अब हम ऊपर वाले एरिया को, जो आसमान वाला एरिया है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, जहाँ आसमान होता है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो ये वाला हिस्सा हो गया लिथोस्फेयर, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट, लिथोस्फेयर। तो जो अपना इंटीरियर है वो कितनी लेयर्स में डिवाइड है? 3 लेयर्स में, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये किलोमीटर के अकॉर्डिंग डिवाइड है, जैसे 0 to 100 किलोमीटर, यानी कि ऊपर से हम 100 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्रस्ट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। उसके बाद जो लेयर आती है वो होती है मेंटल, उसको हम बोलते हैं मेसोस्फेयर। और जो सबसे लास्ट लेयर है उसको कोर, उसको बोलते हैं बेरीस्फेयर। फिर एक ये एस्थोनोस्फेयर है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये है क्या? ये अपर मेंटल का पार्ट है। क्या? एस्थोनोस्फेयर अपर मेंटल का पार्ट है। अब हम क्रस्ट को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। लिथोस्फेयर क्या है? क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। यानी कि जो एक क्रस्ट है ये बहुत से पीसेस में ब्रेक हो रखा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेट्स। जो कि नीचे ये प्लेट्स है ना, जैसे ये मान लो अपना क्रस्ट है, ये 100 किलोमीटर तक, ऐसे 100 किलोमीटर तक है इसको हम लिथोस्फेयर बोलेंगे। लेकिन ये नीचे पीसेस में, ऐसे ऐसे टुकड़ों में है, ऐसे 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 कुछ टुकड़ों में है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई अपनी प्लेट्स। एंड प्लेट्स फ्लूइड ओवर एस्थोनोस्फेयर, यानी कि जो प्लेट्स हैं वो किस पे फ्लूइड कर रही हैं? वो कर रही हैं एस्थोनोस्फेयर पे, इस पे, जो कि अपर मेंटल का पार्ट है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले क्या हमें देखना है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड वन इज मेंटल एंड द लास्ट वन इज कोर। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज क्रस्ट एंड इट इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड प्लेट्स एंड प्लेट्स फ्लूइड ओवर एस्थोनोस्फेयर। यानी कि जो प्लेट्स हैं वो किस पे तैर रही हैं? एस्थोनोस्फेयर पे। ठीक है, तो हम प्लेट्स, अब हम क्रस्ट को देखेंगे। क्रस्ट भी ना 2 टाइप्स के हैं, एक तरीके से कॉन्टिनेंट क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट। ये क्या है? कॉन्टिनेंट क्रस्ट, यहाँ पे हम अपने आप को बना ले रहे हैं, ये खड़े हैं हम सब, ये है कॉन्टिनेंट क्रस्ट। उसके बाद ओशियन क्रस्ट। भाई ओशियन है, जो समुद्र है, ये ऐसे गहरा होता जाता ना, ये समुद्र, तो ये समुद्र है। अब समुद्र भी जो पानी है वो किसी पे टिका होगा ना, तो वो भी एक तरीके से, ये वाली भी तो क्रस्ट है, ये ओशन क्रस्ट हो गई, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट हो गई। तो ये ऐसा तो नहीं कि पानी नीचे से पूरे पाताल लोक पे किसी पे तो टिका है ना, तो जिस पानी टिका है वो होगी ओशियन क्रस्ट, जिस पे हम लोग हैं वो है
कॉन्टिनेंट क्रस्ट। तो दो टाइप्स की क्रस्ट, कॉन्टिनेंट क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट। अब इन दोनों के बारे में कुछ जानते हैं। इन दोनों में भी डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो थिकर होती है और लाइटर होती है, वहीं जो ओशियन क्रस्ट होती है वो थिनर होती है और हैवियर होती है। यार ऑफ कोर्स यार, इतना वेट झेल रही है पानी का, तो हैवी तो होना ही ज़रूरी है उसका, है ना, लेकिन थिनर होती है। वहीं कॉन्टिनेंट क्रस्ट थिकर और लाइटर होती है इन कंपेयर टू ओशियन क्रस्ट। इसी में हम देखते हैं कि वहाँ पे कौन से रॉक और मिनरल्स मिलते हैं। कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे जो रॉक मिलती हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेनाइट। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स का पढ़ेंगे उस चैप्टर में आपको ये समझ आएंगे, ग्रेनाइट, बसाल्टिक, ये सारे रॉक्स के टाइप्स हैं। तो यहाँ बस इतने तरीके से समझ लो, जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे हमें कौन सी रॉक मिलती है, वो मिलती है ग्रेनाइट। वहीं मिनरल कौन से मिलते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम कॉन्टिनेंट क्रस्ट पे, इसीलिए हम इसको हम बोलते हैं सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? सियाल। वहीं ओशन क्रस्ट पे जो रॉक मिलती है वो बोलती है बसाल्टिक, और जो मिनरल्स मिलते हैं वो बोलते हैं सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सीमा, सियाल और सीमा। तो सियाल एंड सीमा टुगेदर फॉर्म द अर्थ क्रस्ट। तो जो अपनी अर्थ क्रस्ट है वो किन दो क्रस्टों से मिलकर बनी है? एक तो कॉन्टिनेंट क्रस्ट और एक ओशियन क्रस्ट। दोनों क्रस्टों से मिलकर फॉर्म एक कौन सी क्रस्ट होती है? अर्थ क्रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर भी। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। उसके बाद अपनी जो दूसरी लेयर है वो है मेंटल, दिस वन, ये वाली लेयर, ये मेंटल, बीनीथ द अर्थ, बीनीथ द क्रस्ट और लिथोस्फेयर, यानी कि क्रस्ट के नीचे और लिथोस्फेयर के नीचे जो सेकंड लेयर है वो है मेंटल। ये भी दो में डिवाइड है, एक तो इनर मेंटल और एक आउटर मेंटल। जो इनर मेंटल है उसको क्या बोलेंगे हम? ये हाई वेलोसिटी जोन है। जो इनर मेंटल है वो हाई वेलोसिटी जोन, और जो आउटर है वो है लो वेलोसिटी जोन। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है हाई वेलोसिटी जोन, लो वेलोसिटी जोन? जब हम सीस्मिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे ना, तरंगे जब अर्थक्वेक आता है तब समझ में आएगा ये हाई वेलोसिटी जोन क्या वर्क करता है और लो वेलोसिटी जोन से क्या वर्क होता है। तो अभी हमें बस इतना जानना है कि जो इनर मेंटल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनर एंड आउटर। इनर मेंटल इज हाई वेलोसिटी जोन एंड आउटर मेंटल इज लो वेलोसिटी जोन। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन रिजिडिटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझना है हमें। जब हम आगे अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि वेलोसिटी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन रिजिडिटी, यानी कि भाई वेलोसिटी रिजिडिटी पे ही तो डिपेंड होगी। इसको हम अगर अच्छे तरीके से अभी आगे समझेंगे। एंड द लास्ट वन इज कोर, लास्ट लेयर ऑफ अर्थ, मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। किससे मिलके बनी है? आयरन से और निकल से। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यार ऑफ कोर्स यार, सबसे नीचे की लेयर है, सोच रहे हो सबसे नीचे की लेयर। आप लोगों ने कभी देखा नहीं, हम लोग दोस्त एक दोस्त को नीचे दबा देते हैं, उसके ऊपर 3-4 लद जाते हैं, तो जब कैसे फील होता है ना, कितना प्रेशर फील होता है ना। और गर्मी में ऐसा लगता है ना यार सांस घुट रही है, गर्मी आ रही है। तो वही हालत इस कोर की होगी ना यार, सबसे नीचे है, कितना भार झेल रही है, पूरी पृथ्वी का भार इस पे ही तो पड़ रहा है, लास्ट वाली लेयर पे। तो यहाँ ऑफ कोर्स टेम्परेचर तो हाई होना ही है और प्रेशर भी हाई होना ही है, कि सारा प्रेशर पड़ रहा है किस पे? इस पे। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है अपनी दोस्तों की तरीके से। हमारे दोस्त जब नीचे हमें दबा देते हैं ना, 3-4 लोग ऊपर से चढ़ जाते हैं, तब हम बोलते हैं सांस घुट रही है यार, उठ जाओ, प्रेशर लगता है कितना। तो इसी तरीके से हम याद रखना है कि हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है। इसी तरीके से कोर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो आउटर कोर और एक इनर कोर। लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ अच्छे से जाननी है, क्या? जो अपनी आउटर कोर होती है वो तो लिक्विड होती है, वहीं जो इनर कोर होती है वो सॉलिड होती है। अब इस पर एक क्वेश्चन है कि जो इनर कोर है वो सॉलिड क्यों है और जो आउटर कोर है वो लिक्विड क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो ये इनर कोर है वो सॉलिड इसलिए है क्योंकि ये बनी किससे है? आयरन और निकल से। तो वहीं अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ हाई होती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज़ जब हाई होती हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड बन जाते हैं। समझ रहे होगे कॉन्सेप्ट? कि जो आउटर कोर है, इनर कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर एंड इनर। आउटर कोर इज लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। तो जो हमें ये देखना है सॉलिड क्यों है, इसका हमें पता है ना, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वेरी डेंस
और हैवी मटेरियल्स लाइक आयरन एंड निकल, यानी कि ये किस मटेरियल से बने हैं, वेरी डेंस मटेरियल से, आयरन और निकल। सो मटेरियल्स कैन बी सॉलिड इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज ऑल्सो हाई। तो आई होप ये समझ गए होगे आप कि ये क्यों सॉलिड है। इसी के साथ ये अपना जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। क्या फिर से रिवाइज करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के नीचे वाले हिस्से को हम पढ़ रहे हैं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट को बोलते हैं हम लिथोस्फेयर, मेंटल को बोलते हैं मेसोस्फेयर और कोर को बोलते हैं हम बेरिस्फेयर। इसी तरीके से एस्थोनोस्फेयर एक वर्ड आया था। एस्थोनोस्फेयर क्या था, जब हम लिथोस्फेयर को पढ़ रहे थे, लिथोस्फेयर पे हमने जाना कि क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड प्लेट्स। जो ये क्रस्ट है ये पीसेस में क्या है, डिवाइड हो रखा है, जो कि प्लेट्स बोलते हैं हम उसको। और वही प्लेट किस पे तैर रही है, एस्थोनोस्फेयर पे तैर रही हैं। और एस्थोनोस्फेयर पार्ट किसका है, अपर मेंटल का पार्ट है। वहीं हमने क्रस्ट को देखा, 2 क्रस्ट होती हैं, एक तो कॉन्टिनेंट क्रस्ट और एक ओशियन क्रस्ट। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें इनके कुछ फीचर्स को जाना। जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है वो थिकर होती हैं, लाइटर होती हैं, और जो ओशियन क्रस्ट है वो थिनर और हैवियर और डेंसर होती हैं। वहीं हमने रॉक कौन से मिलते हैं, मिनरल्स कौन से मिलते हैं, इस तरीके से इनको जाना। मेंटल के बारे में जाना, कोर के बारे में जाना। तो ये अपना कुछ हो गया इंटीरियर अपना अर्थ का। अब हम देखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, हमें इन सब के बारे में पता कैसे चल रहा है। कुछ सोर्स होते हैं ना हर चीज़ के, कोई हमें जैसे हम अपने दोस्तों की कोई थर्ड पर्सन बात बताता है तो उनके कुछ सोर्स होते हैं ना कि इस सोर्स से। कभी हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में बताते हैं ना कि इस सोर्स से ये वाली हमें पता चली। तो इसी तरीके से अब हम इनके सोर्स के बारे में जानेंगे कि भाई इनके बारे में हमें पता कैसे चला है, वो अब हम इसमें जान। तो ये हैं कुछ अपने एविडेंस जिससे हम अपने अर्थ के इंटीरियर को पता लगाते हैं। आपको पता है अपना अर्थ है जो कितने साल पहले बन रखा है, 4,500 साल पहले अपना अर्थ है वो बना था। तो एग्जैक्ट अनुमान लगाना तो बहुत इम्पॉसिबल है ना यार कि 4,500 साल पहले जो चीज़ बनी है उसका हम एग्जैक्ट अनुमान आज लगा सकें कि ये इस तरीके से बनी थी, बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो हम अनुमान कैसे लगाएं, हम लगाते हैं इनके थ्रू, कुछ डायरेक्ट सोर्स की वजह से और कुछ इनडायरेक्ट सोर्स के थ्रू। यानी कि जो अपना एविडेंस है वो 2 भाग में हमने डिवाइड कर लिया। एक तो हमने डायरेक्ट, जिससे हम जो डायरेक्ट हमें चीज़ें मिल जाती है ना उसके थ्रू हमने पता लगाया कि अपना इंटीरियर के बारे में चलो देखते हैं। और कुछ इनडायरेक्ट हैं, इनसे हमने पता करने की कोशिश करी। कुछ बात होती है, कुछ हमें बात अपने दोस्तों की पता चलती है तो हम यही तो करते हैं यार, कुछ सोर्स लगाते हैं। कुछ तो डायरेक्ट किसी से, या तो अपने दोस्त से डायरेक्ट पूछते हैं यार तूने ऐसा वो किया था कि नहीं, और अगर नहीं डायरेक्ट पूछते हैं तो किसी थर्ड पर्सन की, तो यार इसको मैंने वहाँ पे देखा था। ऐसी सोर्स लगाते हैं ना वो कुछ बात पता करने के लिए। इसी तरीके से हम 2 सोर्स लगाते हैं, एक तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्स में क्या करते हैं, सरफेस रॉक्स, जो अपने सरफेस पर रॉक्स मिलती हैं उनको स्टडी करते हैं, और उनके स्टडी करने के बाद उसका अपने इंटीरियर का अनुमान लगाते हैं। और फिर वॉल्केनिक रॉक्स, जब अपने पृथ्वी से वॉल्केनो निकलता है ना, जैसे ये अर्थ है, इससे क्या निकलता है, वॉल्केनो निकलता है। तो जो ये वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं ये अपनी अर्थ पे आती हैं, क्रस्ट पे आती हैं। अब हम इसको अनुमान लगाते हैं कि भाई ये रॉक्स को स्टडी करते हैं कि ये रॉक्स अंदर से नीचे से आ रही हैं, तो ये नीचे अपना अर्थ इंटीरियर कैसा होगा। इन रॉक्स के थ्रू हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं। और थर्ड वन हम करते हैं माइनिंग से। जो माइनिंग हम माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग जैसे कोयला होता है तो माइनिंग करते हैं, अंदर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं अपने अर्थ के कम से कम किलोमीटरों तक अंदर, तो उनके थ्रू पता चल जाता है कि यार ये यहाँ पे ये ऐसे तरीके से मिनरल्स पाए जा रहे हैं, इस तरीके से अपना रॉक्स पाया जा रहा है। तो उससे उसके अकॉर्डिंग भी अपना हम अनुमान लगा लेते हैं इनडायरेक्ट उसका इंटीरियर का। फिर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें हमें 2 चीज़ों से अनुमान लगाते हैं, एक तो मीटेओराइट से और दूसरा सीस्मिक एक्टिविटी से। ये ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीस्मिक एक्टिविटी ये क्या है, भूकंप आते हैं ना, सीस्मिक एक्टिविटी तरंगें। तो भूकंप किसकी वजह से आते हैं, सीस्मिक एक्टिविटी होती है अपने इंटीरियर की, जो कुछ तरंगे होती हैं, कुछ वेव्स होती हैं उनके थ्रू। तो उन्हीं वेव्स के अकॉर्डिंग हम अपने इंटीरियर को पता लगाते हैं। आइए उन वेव्स को जानते हैं। अब हम उनकी वेव्स की प्रॉपर्टी को तो जानते हैं। ये तो समझ आ गया ना कि हम अपने इंटीरियर को कैसे पता करते हैं, 2 भागों में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कुछ इनके थ्रू, इनडायरेक्ट में कुछ इनके थ्रू। अब हम स्पेसिफिक सिस्मिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उन वेव्स के बारे में कि वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं और हम उनके थ्रू कैसे पता लगाते हैं अपने इंटीरियर का। तो ये हैं कुछ अपनी वेव्स यानी कि तरंगें, किसकी, अर्थ को एक जब आता है ना
तो कुछ जैसे ये अपना अर्थ है, यहाँ है, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट है अपना अर्थक्वेक का। यहाँ से जैसे यहाँ अगर अर्थक्वेक है तो यहाँ से कुछ तरंगे निकलती हैं। क्या निकलती हैं? तरंगे। और कहाँ आती हैं? ऊपर धरती पे, तभी तो इसको क्रस्ट को हिलाती हैं। यहाँ से जो करंट आते हैं, करंट समझ लो आप। तो इसी वेव्स को कुछ 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हैं ये वेव्स। पहली होती है प्राइमरी वेव, दूसरी को बोलते हैं हम सेकेंडरी वेव्स। इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं पहले हम, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं? जो मूव फास्टर, ये सबसे ज़्यादा मूव करती हैं। कौन सी? प्राइमरी वेव। और इनका दूसरा फीचर क्या है? फर्स्ट अराइव एट सरफेस, यानी कि सरफेस पे जो सबसे पहले पहुंचती हैं वो होती हैं प्राइमरी वेव्स। उसके बाद इनको साउंड वेव्स भी बोलते हैं, ऑल्सो साउंड वेव्स। और ये ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड, सॉलिड, सभी, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, सभी से ये ट्रेवल करती हैं। और इनको ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी हम बोलते हैं। ये होते हैं कुछ 5 फीचर्स किसके? प्राइमरी वेव्स के। वहीं सेकेंडरी वेव्स के अगर हम देखें तो ये मूव स्लोअर एज कंपेयर टू प्राइमरी वेव्स, और ये सॉलिड में ही सिर्फ ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ना, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में ट्रेवल कर सकती हैं। वहीं जो सेकेंडरी वेव हैं ये सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही ट्रेवल करती हैं। इसको हम ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं। यहाँ हम इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते थे ना, वहीं हम इसको ट्रांसवर्स वेव भी वो बोलते हैं। ये दोनों अपने कुछ फीचर हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी के। ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको समझा दूं। ये जो भी मैंने फीचर्स लिखे ना, ये सिर्फ फीचर्स नहीं है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? विच वेव्स मूव फास्टर? प्राइमरी वेव। विच वेव्स अराइव्स एट सरफेस? तो फर्स्ट अराइव एट सरफेस यानी कि प्राइमरी वेव। उसके बाद सॉलिड में से जो ट्रेवल करती है कौन सी वेव है? सेकेंडरी वेव, जिसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और एक ये चीज़ क्या है? ओनली पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल एंड अदर 3 वाइब्रेट परपेंडिकुलर। जो अपनी पी वेव है वो सिर्फ कैसे वाइब्रेट करती है? पैरेलल। और वहीं जो बाकी हैं वो क्या करती हैं? परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि पी वेव है वो सिर्फ पैरेलल वाइब्रेट करती हैं, और जो अदर वेव्स हैं वो सिर्फ परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं। वहीं एक और वेव है सरफेस और लव वेव्स। ये क्या है? ये मोस्ट डैमेजिंग वेव्स हैं। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। और दूसरा पॉइंट है लास्ट टू रिपोर्ट ऑन सीस्मोग्राफ। जो सीस्मोग्राफ पे सबसे लास्ट में रिपोर्ट होती हैं वो होती हैं सरफेस और लव वेव्स। एक बात बताओ यार, आप हम लोगों की जब किसी की छोटी मोटी सी लड़ाई हो जाती है तो पहले तो आपस में लड़ रहे होते हैं लोग, लेकिन जो लास्ट में आता है, लास्ट में पूरी फोर्स से आता है ना, वो अब तो मैं मार ही दूंगा। कोई दूसरा दोस्त, अपना 2 दोस्तों में लड़ाई हो रही है, तीसरा भाग के आता है, अब तो इसे मैं मार ही दूँ। इसी तरीके से लव वेव भी काम करती है। बड़ी प्रेशर से आती हैं, बहुत डैमेजिंग वेव है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इनसे। और ये सबसे ज़्यादा सीस्मोग्राफ पे लास्ट में रिपोर्ट करती हैं। ऐसी तो लड़ाइयों में सबसे जो लास्ट में रहते हैं, जो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा मारता है वो लास्ट में ही तो रिपोर्ट हो पाता है। जिनकी पहले लड़ाई होती है वो तो हाईलाइट हो जाते हैं, ये लोग बच जाते हैं। इसी तरीके से लव वेव का काम है। अब यही कुछ वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हम इसमें कुछ शेडो जोन बनाती हैं वेव्स, कुछ शेडो जोन बनते हैं, उनसे भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हर किसी में। तो हम शेडो जोन को जानते हैं। अब तो ये है कुछ वेव्स की शेडो जोन। शेडो जोन यानी कि शेडो क्या होती है? अपनी नॉर्मल शेडो होती है ना, अपनी परछाइयाँ पड़ती हैं। यहाँ उस चीज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है शेडो जोन, यानी कि कुछ जो वेव्स हैं अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी, ये कुछ रीजन में पहुँच नहीं पाती हैं, उनको मतलब वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाती हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं शेडो जोन, उस वेव की शेडो जोन। जैसे कि ये मैंने बनाया, ये है अपना क्या, इसको हम बोलेंगे एपी सेंटर। जैसे मान लो अगर हम इसको एपी सेंटर बोल लें, जैसे कभी आप भूकंप आया हो तो हम बोलते नहीं है इसका एपिसेंटर कहाँ था, इसका एपिसेंटर अफगानिस्तान में, इसका एपिसेंटर हिमालय में है। इसी तरीके से एपिसेंटर उसको हम बोलते इस पॉइंट से फिर जो वेव्स हैं उस कहाँ पहुँचती हैं वो रिकॉर्ड, वो हमें देखना है। जैसे कि जो पी शेडो जोन है 105 डिग्री टू 145 डिग्री, ये जो इन दोनों के बीच का जो जोन है वो बोलते हैं पी शेडो जोन, यानी कि 105 टू 145 दोनों साइड, इसको बोलेंगे पी शेडो जोन। और वहीं 105 डिग्री टू 105 पूरा एंटायर जोन, इसको हम बोलेंगे एस शेडो जोन। यानी कि 2 शेडो जोन हुए, एक तो 105 डिग्री टू 145 डिग्री,
पी शैडो जोन, और 105 to 105 ये पूरा एंटायर जोन ये होता है एस शैडो जोन, यानी कि विद इन 105 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर रिकॉर्डेड बोथ, यानी कि एपिसेंटर से 105 डिग्री तक दोनों रिकॉर्ड होती हैं, वहीं बियॉन्ड 145 डिग्री रिकॉर्डेड पी नॉट एव्स, यानी कि हाँ ये भी एक जैसे क्वेश्चन के फॉर्म में ये मैंने लिखा है, अगर ऐसे ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना मल्टीपल क्वेश्चंस, तो इसी तरीके से हमें समझना है, जैसे कि एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिकॉर्ड एस वेव्स, एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डज नॉट रिकॉर्ड एस वेव्स। तो हमें दो शेडो जोन बस याद रखने, क्या 105 से 145 तक पी शेडो जोन होता है, और पूरा 105 से 105 पूरा एंटायर जोन एस शेडो जोन होता है। और शेडो जोन क्या होता है? जोन वेयर वेव्स आर नॉट रिकॉर्डेड। तो ये है सिर्फ शेडो जोन। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इस टॉपिक को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अब मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो